अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नजीब। आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इसी तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी कोरोना वायरस ने अपनी जड़ें मजबूत की थी, लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन इक़दाम किए गए और कोरोना वायरस पर न सिर्फ काबू पाया गया बल्कि उसको जड़ों समेत उखाड़ कर परे फेंक दिया गया है। इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, कोरोना वायरस गुज़श्ता एक साल से इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है, तो इस हवाले से आपको क्या मुश्किलात पेश आई हैं और इस पर काबू पाने के लिए आपने क्या क्या इक़दाम किए हैं? इस्लामाबाद में अगर हम पूरा एक साल का अपना जायज़ा लें तो हम ये देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर 3 बड़ी वेव्स आईं। एक तो फ़र्स्ट टाइम जब ये आया मार्च अप्रैल के बाद एक वेव आई, और फिर थोड़े सर्दियों के अंदर एक वेव आई, और एक फ़ाइनल वेव अभी है जो रमज़ान से पहले आई और रमज़ान में फिर ऊपर जाती गई। इसमें सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता था कि हमने करना क्या है। हमें कहा गया क्वारंटीन सेटअप करें, हमें पता ही नहीं था क्वारंटीन्स होती क्या हैं। वो एक पूरी एक ट्रेनिंग थी जो हमने साथ साथ ली। हमें बताया गया जी आइसोलेशन में रखना है लोगों को, हमें बताया गया जी ये PCR टेस्टिंग होती है, ये गले से टेस्टिंग होती है, एयरपोर्ट के ऊपर लोग आ रहे हैं उनको लेके अपने क्वारंटीन्स में रखना है, उनकी टेस्टिंग करानी है, और फिर उनकी TTQ करनी है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग, कि हर बंदा जो पॉजिटिव आ रहा है उसकी जाके इंटरव्यू लेना है कि वो कितने लोगों से मिला है, फिर उन सब का टेस्ट करना है, और फिर एक टीम्स बनानी है मोबाइल की। और हेल्थ का तो आपको पता है कि हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कभी भी फोकस नहीं रहा, तो रिसोर्सेज नहीं थे, तो एक जदोजहद थी जो हमने शुरू की। और फिर पब्लिक के अंदर भी एक अजीब सा खौफ भी था शुरू में, और फिर ऐसे भी लोग थे जिनको कोई परवाह भी नहीं थी, तो उनसे फिर SOPs पहले डेवलप करना कि भाई ये खाने की SOP है क्या, दफ्तर में आने की SOP है क्या, गाड़ियों में फिरने की SOP क्या है, पार्क्स में, फिर उनकी SOPs बना के लोगों से इन्फोर्स करवाना बड़ा एक चैलेंज था हमारे लिए। लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। फ़र्स्ट वेव में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में और पूरे रीजन में मैं कह सकता हूँ कि हमने सबसे कम केसेस हुए, यहाँ पर सबसे कम डेथ्स हुई। हमारे हॉस्पिटल्स को भी हमने चोक नहीं होने दिया कि जी जैसे केओस हो जाए और लोग अटैक कर दें और लॉ एंड ऑर्डर हो जाए। और हम जो सेकेंड वेव में और अभी थर्ड वेव में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हालात हैं कि कहाँ इस्लामाबाद के अंदर 800 केसेस पर डे होना शुरू हो गए थे रमज़ान में, और उसके बाद मुझे ख़ुद भी कोरोना हो गया, और फिर पूरा महीना हमने मेहनत करके SOPs और वैक्सीनेशन ये सारा करके आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ 800 केसेस थे वहाँ पे सिर्फ 80 केसेस रह गए हैं। जहाँ 16% तेज़ी से इन्फेक्शन फैल रही थी, अब सिर्फ 2% रह गई है। और इस्लामाबाद में हम तकरीबन 3 लाख के करीब लोगों को आज की डेट तक वैक्सीनेट कर चुके हुए हैं, और अगले 2-3 महीने के अंदर इंशाल्लाह इस्लामाबाद की अर्बन पॉपुलेशन तो हमारी कम्प्लीटली वैक्सीनेट हो चुकी होगी और ज़िंदगी मामूल पे आ चुकी होगी। इस्लामाबाद में कितने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं? इस्लामाबाद में हमारे 16 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, और उसमें सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर हमने बनाया है F9 के अंदर। हमारा क्लब था और वो क्लब बंद पड़ा हुआ था, उसी को सेटअप करके और बड़ा खूबसूरत एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी हमने बनाई है। और हमारी कैपेसिटी अब 20,000 पर डे हम वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को। पहले 6,000 हुई, फिर 7,000 हुई, 8,000, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 28,000, आज की डेट में 28,000 लोगों को हमने वैक्सीनेट कर लिया है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा टारगेट है, और ये आप देखें 28,000 का मतलब ये है कि एक महीने के अंदर हम 1.5 लाख 2 लाख बंदों को वैक्सीनेट कर देंगे। इस्लामाबाद की 22 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें से जो वैक्सीन होने वाली पॉपुलेशन है वो 10-11 लाख ही है। मेरा ख्याल है कि अगस्त के महीने तक हम जब अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट कर चुके होंगे तो बिल्कुल ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से लोग गुजार रहे होंगे, मामूल पे आ जाएगी। मामूल पे आ जाएगी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगस्त में हम तकरीबन पूरा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होगा, हर सेक्टर खुल चुका होगा, सिनेमास खुल चुके होंगे, जिम्स खुल चुके होंगे, स्कूल्स खुल चुके होंगे, और इंशाल्लाह कोई ऐसी खुदा ना खास्ता कोई नई स्ट्रेन अगर नहीं आती, जो कि उसका आपको पता है कि आज भी पाबंदियां लगी हुई हैं। जो एयरपोर्ट पे आता है उसका टेस्ट होता है, जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता उसको वहीं पे रखा जाता है, और उसके बाद भी उसकी टेस्टिंग और क्वारंटीनिंग और ट्रैकिंग की जाती है कि बंदा कहाँ कहाँ गया है, 10 दिन अपने घर में रहा है कि नहीं, ताकि बाहर का वायरस कोई ना आए, जिसको हम इंडियन स्ट्रेन कहते हैं। क्योंकि ये खदशा है कि कोई नया वायरस अगर आ जाए तो हो सकता है इस वैक्सीन उसके ऊपर काम ना कर सके। इस वैक्सीन का ये तो फ़ायदा है कि इसकी वजह से लोग क्रिटिकल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा बीमार होकर अस्पतालों में नहीं आएंगे, लेकिन वायरस फैलने का खदशा तो फिर भी रहेगा। जी नाजरीन, आपने जाना कोरोना वायरस के हवाले से डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात साहब ने क्या इक़दाम किए और किस तरह कोरोना वायरस पर उन्होंने काबू पाया। मरगला हिल्स पर आग लगी हुई है, और गर्मियों के मौसम में हर साल तकरीबन ये आग मई के एंड में लगती है। इस हवाले से हम हमजा शफकात साहब से जानेंगे कि उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं
और आग लगने की वजूहात क्या हैं? जी हमजा साहब। बिल्कुल, ये हर साल मार्गला की पहाड़ियों में लगती है और हर दफ़ा लोग कहते हैं कि जी ये टिम्बर माफिया और फॉरेस्ट वाले मिल के लगाते हैं। मैं क्योंकि ख़ुद इसमें गया हूँ, 2-3 दिन मैंने इसमें रिलीफ एक्टिविटी की है और फिर हमने इस पर एक मीटिंग कॉल की जिसमें वाइल्ड लाइफ वालों को बुलाया, फॉरेस्ट वालों को बुलाया, एनवायरनमेंट वालों को, और जो पाकिस्तान के टॉप फॉरेस्टर्स और एनवायरनमेंटलिस्ट हैं उनको हमने बुलाया। इसमें एक तो मैं लोगों को ये ब्रीफ करना चाहता हूँ कि ये कोई माफिया या कोई साजिश नहीं है। एक तो आपको पता है हमारे लोग समझते हैं कि हर चीज़ ही साजिश है, विचली गल जो है ना वो कोई और है। ऐसी बात नहीं थी। हमने ये देखा कि इस्लामाबाद के अंदर मई के महीने में पिछले 5 साल में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है, यानी कि कभी 35 हो जाता है, 36 होता है, लेकिन एवरेज 30 है। लेकिन इस मई के महीने में आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, हीट वेव्स भी आ रही हैं, जगह जगह अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। इस दफ़ा टेम्परेचर 43 डिग्रीज तक गया है। अच्छा, 43 डिग्रीज तक अगर टेम्परेचर जाए और पाइन का ट्री हो तो ये ऐसा ही है कि आप चूल्हे पर बैठे हुए हैं, क्योंकि पाइन का ट्री एक माचिस है, वो बिल्कुल ज़रा सी उसको रगड़ लगे तो उसमें आग फौरी लगती है। क्योंकि पाइन ट्री जो आपको पता है मरी के ये दरख्त है, ये तो ठंडे इलाकों का दरख्त है। वो अब जब ये हीट वेव आई है तो उसकी नीडल्स जब शेड होना शुरू हुई हैं तो उस पर आग लगी है। मैं जब खुद फायर में गया और मैंने कहा यार किन लोगों ने आग लगाई है और टिम्बर माफिया, तो मेरी आंखों के सामने आग इरप्ट हुई। यानी एक जगह हम बुझा रहे हैं तो थोड़े से फासले पे खुद ब खुद आग लगना शुरू हुई, फिर थोड़े से फासले पे खुद ब खुद आग। तो वो लोग तो नहीं थे, वो यही पाइन ट्री के अंदर और नीचे जो फॉलियाज गिरा होता है, पत्ते गिरे होते हैं सूखे, नीडल जब आके गिराती है इतनी हीट में और कांस्टेंट हीट चलती रहे, बारिश भी नहीं हुई इतना अरसा, तो उसकी एक वजह है। लेकिन फिर भी इसमें शरारत का एलिमेंट, आर्सन का जो हम कह सकते हैं क्रिमिनल एलिमेंट भी हो सकता है। उसको भी हम तफ्तीश कर रहे हैं, गांव के लोगों को भी हमने इस तफ्तीश में शामिल किया है, फॉरेस्ट वालों को भी चेक कर रहे हैं। चेयरमैन जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है उन्होंने भी कहा है कि जी इसमें हमें शक है कि कुछ लोगों ने ये हरकत की है। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि अगर कुछ लोगों ने हरकत की है इतने बड़े मतलब 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर, वो लोग भागते हुए कैसे गए और किसी को नज़र नहीं आया, तो ये इतनी कोई प्लॉजिबल बात नहीं लगती। तो इसमें मेरी आवाम को यही मैसेज है कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉप फॉरेस्टर हैं वो तो कहते हैं कि नेचर का एक तरीक़ाकार है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करने का, कि बेस्ट दरख्त जो है वही निकलेगा और जो वीक बुशेज़ हैं और वो सारी फिर इसमें ख़त्म हो जाती हैं। जहाँ तक लोगों का ये खदशा था जी कोई वाइल्ड लाइफ मर गई है और कोई मुर्गी जो है वो अपने अंडे छोड़ के मर गई, एक फ़ेक तस्वीर भी घूम रही थी, तो इसमें हमने जो अभी तक असेसमेंट किया है इसमें एक भी जानवर, एक भी परिंदा जो है उसकी डेथ नहीं हुई। अफेक्ट हुए हैं, फ्लाई करके चले गए हैं, कोई इधर चले गए हैं, घोंसले वगैरह हुए हैं उनके डिस्टर्ब, लेकिन कोई वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुई और ह्यूमन लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं हुई, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी लॉस नहीं हुआ। बाकी ये कि बुशेस वगैरह में आग लगी है और इंशाल्लाह वो तो हर दफ़ा लगती है तो हम उसका फिर सद्देबाब करते रहते हैं। सर, कहा जाता है कि मरगला की पहाड़ियों पर बहुत सारे नायाब परिंदे जो जानवर मौजूद थे, लेकिन क्योंकि आग हर साल लगती है और गुज़श्ता 5-6 सालों से मुसलसल लग रही है तो बहुत सारे जानवर ये मरगला की पहाड़ियाँ छोड़कर चले गए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, मैं बताऊँ ये तो उलट है बात। हमें वाइल्ड लाइफ वालों ने बताया है कि इधर जो वाइल्ड पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है। पिछले साल अगर आपको याद हो तो 2 चीते निकले इधर, उन्होंने एक अटैक भी किया, आप उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई। और अगर आप बंदरों की पॉपुलेशन देखें मंकीज़, तो वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले तो वो सिर्फ सेक्टर E7 तक आते थे, अब वो सेक्टर F7 पे भी आ रहे हैं। अच्छा। लोगों के घरों के अंदर वो मंकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ऑन दी अदर हैंड मैं तो ये कहूँगा कि डाटा तो ये कह रहा है कि कोई डिस्टर्ब नहीं हुई पॉपुलेशन, लेकिन जो फॉरेस्टर है वो ये कह रहे हैं कि सर क्योंकि इस्लामाबाद के ये पहाड़ों के एरियाज़ में गांव बहुत ज़्यादा हैं, 12 गांव तो सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में है, हरीपुर में लहदा है, मरी की हदूद में लहदा है, पिंडी की हदूद में लहदा है, फुलगरा से आगे चले जाएँ। उन गाँवों की विलेजेस की पॉपुलेशन बढ़ने से जो है ना थोड़ी सी इंक्रोचमेंट भी हो रही है और वो हैं भी पुराने गाँव, उनका कुछ कर भी नहीं सकते, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक इम्बैलेंस हो रहा है, जिसके ऊपर इंतज़ामिया और CDA दोनों काम कर रहे हैं कि किसी तरह शाला दत्ता के एरिया को भी हम कंट्रोल करें। सिन्याड़ी, चौंतरा, मेराबेरी के अंदर बहुत बड़े हमारे ऑपरेशन हुए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन जो है बिल्कुल पहाड़ के साथ है, उसको रिकवर कराया गया। और अब उसके बाद शदरा है और शदरा के बाद मादला गाँव है, उसके अंदर भी हम अब छोटे मोटे ऑपरेशन करते रहते ताकि ये रिस्ट्रिक्टेड रहें, एंट्रैप्ड रहें विलेज। मलपुर के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, वहाँ पे हमने तकरीबन 1500 से 2000 कनाल रिकवर कराया और उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट कराया। तो ये हमारे ऑपरेशन चलते रहते हैं और इसी तरह हमारा काम चल रहा है। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि इनके खिलाफ अगर तफ्तीश में कोई चीज़ साबित होती है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? फॉरेस्ट एक्ट में 6 महीने की सज़ा है। अगर कोई बंदा आग लगाते तो दूर की बात है, अगर कोई बंदा सिगरेट भी लेके वहाँ पर गया है या लिटरिंग भी करता रहा है या कोई क्रिमिनल इंटेंट से किया तो उसकी 6 महीने कैद की सज़ा है। ये कोई आम क्राइम नहीं है। और बल्कि सुनने वालों के लिए भी ये ज़रूरी है कि जो अगर कोई इस क्रिमिनल इंटेंट को देखते हैं, जानते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है
तो हमारे से शेयर करें, उस बंदे को 6 महीने तक की सज़ा होगी। और समरी ट्रायल, ये नहीं कि अदालतों में जाएगा, समरी ट्रायल एसी के पास आएगा और उसी टाइम कहेगा जी 6 महीने के लिए जेल भेजें। अच्छा सर, आपने जबरी मुशक्क़त के हवाले से बहुत काम किया और इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपकी कारकर्दगी को भी सराहा है। इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपने किस हद तक जबरी मुशक्क़त पर काबू पाया है और इसके लिए मज़ीद क्या इक़दाम किए गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा ये शिकायत थी। बेसिकली ये शिकायत ऐसे हुई कि एक केस हुआ जिसमें एक सरगोदा की बूढ़ी औरत थी, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट की और उसने कहा कि मेरे बेटे, उसकी बीवी और उसके तमाम बच्चों को अगवा कर लिया गया और ईंटों के भट्टों में वो काम कर रहे थे थाना नून के इलाके में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे बुलाया और मुझे ये टास्क सौंपा कि आप इनके बच्चे भी रिकवर करवाएं और साथ ही साथ देखें कि क्या ये जबरी मुशक्क़त बॉन्डेड लेबर का केस तो नहीं है। हमने विदिन 2 डेज़ ईंटों के भट्टों से उनके मालकान को अरेस्ट किया और हमने कहा कि आप हमें ये बंदे रिकवर करवा के दें और वो बंदे हमने रिकवर कराए अगली पेशी से पहले और उसके बाद ये पूरा पेंडोरस बॉक्स खुला कि पता चला कि हर ईंटों के भट्टे के ऊपर एक सिस्टम है जिसको कहते हैं पेशगी का सिस्टम। पेशगी का सिस्टम है कि 20,000 30,000 कोई बंदा या 1 लाख रुपया कोई फैमिली कर्ज ले ले ईंट के भट्टों के मालिक से, तो उसके बाद वो मजबूर करता है कि आपने साल 2 साल 3 साल काम करना है, आपके बच्चों ने भी काम करना है और उससे पहले आप कहीं नहीं जा सकते। तो ये एक जबरी मुशक्क़त, बॉन्डेड लेबर और एक तरह से स्लेवरी के उसमें आता है कि यार अगर एक बंदे को आप तनख्वाह दें, काम करता है करे नहीं करता, वो अपनी मर्जी है चले जाए, आप ज़बरदस्ती तो उसको साल के लिए कैद नहीं कर सकते। वो एक पेंडोरस बॉक्स खुला, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसमें प्रेस क्लब के लोग भी थे, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, ह्यूमन राइट्स के लोग थे और हमने इस्लामाबाद के अंदर पूरा सर्वे किया और हमें 48 डिफरेंट ईंटों के भट्टे मिले। और फिर उन ईंटों के भट्टों के ऊपर हमने जब पुलिस से रिपोर्ट मंगवाई तो पता चला कि कोई पेशगी सिस्टम नहीं है। फिर हमने एक सीक्रेट टीम बनाई जिसने ईंटों के भट्टों को ऑडिट किया और ऑडिट करने के बाद हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की, इन पे पर्चे कराए, इनके बंद करवाए। और फिर बंद कराना भी बड़ा मुश्किल होता है कि आप ताला लगा जाएं ईंटों के भट्टों में तो कल वो फिर शुरू कर देते हैं। तो उनमें बाकायदा फिर हमने पानी भरा कि वो काम रोकें और यूँ वहाँ पर जो एक तरह से कैद मुक़य्यद लोग थे, फैमिलीज़ थी, उनको ख़त्म कराया, उनके नए एग्रीमेंट्स कराए और 90% ईंटों के भट्टों को हमने अब इस्लामाबाद से ख़त्म करा दिया। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर हमें बुला के बड़ी शाबाश भी दी और हुकूमत ने भी इसको बड़ा अप्रीशिएट किया है और इसी चीज़ को अब हम बढ़ाते जाएंगे कि किसी ऑटो वर्कशॉप में, लोगों के घरों के अंदर कहीं जबरी छोटे बच्चों से काम कराया जाता है तो उसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता इस फोल्ड में लेके आएंगे ताकि ये जो चाइल्ड लेबर है या बॉन्डेड लेबर है ये एटलीस्ट इस्लामाबाद इसमें एक मॉडल सिटी बने और फिर पूरे पाकिस्तान में इसको रेप्लिकेट किया जा सके। अच्छा सर, इसी तरह का एक और इशू इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जबरी मुशक्क़त तो चले एक तरफ है लेकिन जबरी तौर पर बच्चों से भीख भी मंगवाई जाती है। इसकी रोकथाम के लिए क्या आपने कोई इक़दाम किए हैं? बिल्कुल, ये इतना बड़ा हमारे लिए मसला था कि और अभी भी ये मसला है। इसके ऊपर आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले मैं और SSP खुद निकले, पूरे शहर का हमने लगाया। अब हमने एक फॉर्मेट बना दिया है कि जो भी नज़र आता है सड़क के ऊपर बच्चा, उस बच्चे को नहीं हम कुछ कहते, उस बच्चे को हम शिफ्ट कर देते हैं होम स्वीट होम में या किसी ईदी सेंटर में या अपने प्रोटेक्शन सेंटर में। उसके पीछे जो बंदा आता है उसको हम जेल भेज रहे हैं और उसकी वजह से आप हैरान होंगे कि 90% हमारे बैगर्स कम हो। इसमें पिछले दिनों में एक वो इशू भी बना था जिसमें पुलिस एहलकार भी मुलव्वस थे। इसमें 3 पुलिस एहलकार मुलव्वस थे, पूरा माफिया था, गाड़ियों वाले लोग थे, टैक्सियों वाले लोग थे, वकला हैं इनके साथ और पूरा नेटवर्क है और ये दूसरे शहरों से ठेके पर लेके आते हैं इधर। ये बड़ी इकॉनमी है। अच्छा, वकला का आपने ये बड़ा इंकशाफ किया है कि उसमें वकला भी शामिल हैं? देखें, जैसे ही भिखारी को पकड़ते हैं अगले दिन टॉप के वकील आते हैं कि जी इसकी बेल दें। कानून के अंदर जो है ना ये पर्सनल 1 रुपये की छोटी पे छोड़ा जा सकता है। तो हम कहते हैं नहीं जी इसको 50,000 रुपये जुर्माना करेंगे, तो वो 50,000 जुर्माना भी दे के जाते हैं। रिट भी की उन्होंने। अच्छा। लेकिन उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी फेवर की और फिर हमारे लिए मसला हुआ कि एक दिन में हमने 3,000 बैगर्स इस्लामाबाद से उठाए। आप सोचें कि कितनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी। और अडियाला जेल के सुपरटेंडेंट ने कहा कि सर अब हम और ले नहीं सकते, हमारा एरिया आपने सारा ख़त्म कर दिया। तो उसका फिर हमने यही तरीका किया है कि ट्रांसजेंडर्स को हमने अलहदा किया, उनका मदरसा बनाया, उनको नौकरियां देने का सिस्टम किया। उनको हमने कहा कि आप हटें और अब पंजाब के अंदर उनको स्टाइपेंड देना शुरू कर लिया ताकि वो भी इस सारे काम से निकले। बच्चों के पीछे अब हमने उनके बड़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है। आप हैरान होंगे कि एक बंदा बाकायदा बरी इमाम के अंदर काम कर रहा है, सफ़ेद पोशा, अच्छे कपड़े पहने और अपने बच्चों को उसने भीख पे लगाया हुआ था। उन लोगों को हमने पकड़ा है, उसके बाप को बंद किया है क्योंकि बच्चे बेचारे का तो बच्चा तो खुद विक्टिम है, वो तो मजबूर है, वो क्या करेगा घर में अगर उसको कहेंगे ज़बरदस्ती तो वो करेगा। तो अब ये इस तरह काफ़ी हद तक। और अब हमने एक फॉर्मेट बना दिया है कि डेली थाने से शाम को रिपोर्ट ली जाती है, जो DC भी देखता है, SSP भी देखते हैं, DIG साहब को प्रेजेंट की जाती है कि कितने भिखारी हर थाने के अंदर जो है वो पकड़े गए हैं। और अगर फिर भी नज़र आए तो उस थाने के AC और SDPO को फिर पूछा जाता है कि आपने इस पर एक्शन नहीं किया।
तो उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें रमज़ान के अंदर तो एक जलगार थी जो हुई थी, और हमारा ख्याल था कि ईद के ऊपर तो ये हमले कर देंगे लोगों। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 90% लोगों को कर लिए। फिर कुछ बीच में देखें गरीब लोग भी हैं, माजूर भी हैं, और फिर ये कि हमारा मज़हब भी इजाज़त देता है कि साहिल है, साहिल का लोग भी खैरात करना चाहते हैं, वो उनका हक उनको फिर हम थोड़ा बहुत टॉलरेट भी करते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता साल हुकूमत की जानिब से तलबा के इम्तहानात ना लेने का फ़ैसला किया गया था, लेकिन इस साल हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि तलबा से इम्तहानात लिए जाएंगे। उसी हवाले से आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में तलबा की एक कसीर तादाद ने फैज़ाबाद के मुकाम पर एहतजाज किया और तोड़ फोड़ भी की। इस हवाले से इंतज़ामिया ने उन मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम किए, उनकी गिरफ़्तारी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, और इसके अलावा उनसे मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर हमजा शफ़क़ात साहब से। बेसिकली तलबा जो हैं, तलबा के बेस बदल कर कुछ शरपसंद नासिर हैं वो आए और उन्होंने इस्लामाबाद फैज़ाबाद को रोड ब्लॉक किया। रोड ब्लॉक करने के बाद गाड़ियों पे हमले किए, पथराव भी किया, जिसकी रिटेलिएशन में फिर पुलिस ने भी एक्शन लिया। आप हैरान होंगे कि उनमें से कुछ लोगों ने, जो CDA ने अपने दरख्त लगाए हुए थे, उनको भी आग लगाई फैज़ाबाद ब्रिज के ऊपर, और लाखों का नुकसान भी उन्होंने किया। तो ये बड़ा शरपसंदाना किस्म का रवैया था। और जब हमने लोगों को पकड़ा, 24 लड़के हमने अरेस्ट किए, 40 मोटरसाइकिलें अरेस्ट की, उनमें से 90% किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में रजिस्टर्ड ही नहीं, सही है, और है ही नहीं इस्लामाबाद की। अच्छा। और ये हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक था कि ये कोई एक तरह की शरपसंदाना एक्टिविटी है। कुछ स्टूडेंट्स भी थे जो बस जज्बे में आ गए। इनकी डिमांड ये है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का इम्तहान ना लिया जाए। ये डिमांड हमने NCOC में भी रखी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सामने भी रखी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा कि इस पर सारे सूबों ने बैठ के फैसला किया है कि ऑलरेडी 1 साल इनका ज़ाया हो चुका है, पिछले साल भी इनके इम्तहानात नहीं हुए थे। अब हमने इम्तहानात नहीं लिए तो हमारे पास कोई पैमाना नहीं है जिसकी बेस पे हम कहें कि इतने नंबरों से उसको पास करें। कोई पैमाना ही नहीं है क्लास, उस तरह से कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये बात करते कि जी ठीक है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले लें, इम्तहान ना देने वाली जो बात है ये बड़ी अजीब सी बात है। तो उसके ऊपर कल भी उन्होंने किया एक्शन। हमने 24 बंदे अरेस्ट किए हैं अभी तक, और उनसे हम जो गाड़ी का नुकसान हुआ है उसकी भी रिकवरी कर रहे हैं, पर्चा भी हमने दे दिया हुआ है, और जो CDA के एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ है उसकी भी हम उनसे रिकवरी करेंगे जुर्माने वगैरह डाल के। और उनके माँ बाप से भी हमने स्टेटमेंट्स लिखवाई हैं। और अभी इन्होंने अगला जो लाएअमल बच्चों ने दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जी हम अब एहतजाज नहीं करेंगे, उसमें गलत लोग शामिल हो जाते हैं, वो प्रेस क्लब में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसमें वो अपनी अगली बात करेंगे। इसी तरह बुध वाले दिन भी कुछ डिटेल मीटिंग्स हैं हाईएस्ट लेवल पे, तो उसमें भी फर्दर देखेगा कि क्या चीज़ जेन्युइन है, उस पर फैसला होगा। सर, आगे तकरीबन बजट आ रहा है, तो बजट के हवाले से आपने कोई तजावीज़ गवर्नमेंट को दी हैं अपने लिए कोई बजट? इस्लामाबाद इंतज़ामिया का जो सबसे अच्छी पिछले 2 साल में कारकर्दगी रही है, जिसका जो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद की डायरेक्शंस के मुताबिक एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने अपने बजट के अंदर जो रेवेन्यू हम इकट्ठा कर रहे हैं वो अब हम 10 से 11 अरब रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, वरना सालाना 4 से 5 अरब होता था। तो एक तो ये बहुत अच्छी खबर है, हमारा इस दफ़ा भी टारगेट सारे पूरे हुए हैं, और यही हम सारा रेवेन्यू जो जुर्माने हम करते हैं, जो भी टैक्स लेते हैं, वो सारा हम जमा करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर देते हैं। उसके बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान की मर्ज़ी होती है कि वो हमें कितना बजट देती है। हुकूमत पाकिस्तान ने हमें हमारा बजट अप्रूव किया है कि हम जो कोऑपरेटिव्स का महकमा है, छोटा सा महकमा है, 4-5 बंदों का महकमा है, और इतना इस्लामाबाद की प्राइम लैंड है, इसको बड़ा करें। इसमें प्लानिंग के लोग रखें, इंजीनियरिंग के लोग रखें, लीगल एक्सपर्ट्स रखें, टाउन प्लानर्स रखें, जो देखें कि ये कैसे सोसाइटी चलती है, रियल स्टेट की क्या पॉलिटिक्स है, उसके मुताबिक फ़ैसले करें। वो हुकूमत ने अप्रूव किया है। इसी तरह जो हमारा लैंड रिकॉर्ड्स का महकमा है उसको हम कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा बड़े अरसे से, वो उस फाइनल फेज़ में लेके जा रहे हैं। उसके ऊपर हुकूमत ने हमारा बजट पास किया है। और एक हम इस्लामाबाद के अंदर फ़िशरीज़ का बड़ा छोटा सा महकमा था जो रावल डैम के अंदर इलीगल फ़िशिंग नहीं रोक पाती, और उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म आता है क्योंकि उनके पास ना कश्तियाँ हैं, और अगर कश्ती चल भी रही होगी तो उसको कैसे रोकेंगे, पुलिस कैसे रोकेगी, वो छलांग तो नहीं मार सकती पानी में। तो वो हमारे लिए बड़ा एक मसला है। तो उसके लिए हमने कुछ बजट डिमांड किया, वो अप्रूव हुआ है। और फाइनली जो फूड अथॉरिटी बनने जा रही है, इंशाल्लाह उसका कानून पास हो जाएगा, उसका बजट हुकूमत ने पास कर दिया है कि इस्लामाबाद के अंदर एक फ़ूड की लेबॉर्ट्री बने और एक फ़ूड अथॉरिटी बने। जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है, बड़ी अच्छे काम कर रही है, KP फूड अथॉरिटी है, इस तरह इस्लामाबाद की फ़ूड अथॉरिटी बनेगी जो इसी तरह दूध को और तमाम मुज़र सेहत अशिया को वो चेक करेगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे करूँगा, बतौर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को और इस्लामाबाद की शहरी को कैसा पाया? इस्लामाबाद बड़ा मुश्किल शहर है, मैं आपको बताऊं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पढ़े लिखे लोग हैं, इंतज़ामिया का काम आसान होता है।
कोरोना के SOPs में मैं खुद देखता हूँ कि मेरे जो बैचमेट DC पिंडी थे उनके लिए कितना मुश्किल था कि करतारपुर बंद नहीं कर सके, वो राजा बाज़ार बंद नहीं कर सके, लेकिन हमने यहाँ पर आपारा भी बंद किया, G9 कराची कंपनी भी बंद की, पूरा लॉकडाउन किया, तो उस लिहाज से हमें बड़ा वो किया। लेकिन इस्लामाबाद के बारे में एक हमारे सीनियर होते थे, फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हुए, तो उन्होंने एक किताब लिखी और इस्लामाबाद का किताब का नाम रखा उन्होंने इस्लामाबाद ग्रेडों का शहर। तो ये इस्लामाबाद ग्रेडों में बटा हुआ है, इसमें F सीरीज़ है, G सीरीज़ है, इसी तरह मीडिया के लोग हैं, पार्लियामेंट है, आर्मी का सेटअप्स हैं, इंटेलिजेंस के सेटअप्स हैं, ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर बैठी हुई, तमाम हेडक्वार्टर्स हैं, तो उस लिहाज से बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सिर्फ इस पर ही देख लें कि ये जो प्रोटेस्ट किया है स्टूडेंट्स ने, इसमें भी हमें मसला आ रहा था कि एक तरफ से हमें डायरेक्शन आ रही थी कि इनके ऊपर लाठीचार्ज ना करें, एक तरफ से आ रहा था कि रोड खुलवाएं, एक तरफ से आ रहा था टीयर गैस इस्तेमाल ना करें, एक तरफ से आ रहा था कि यार इन्होंने गाड़ी तोड़ी इनको अरेस्ट करें। तो इस सारों में फ़ैसला करना इतना मुश्किल हो जाता है कि किसकी गाइडेंस और किसकी डायरेक्शंस को हम इग्नोर करें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस लिहाज से ये बड़ा ही मुश्किल रहा है, लेकिन हमने पूरी मेहनत की है और अपने आप को आवाम के सामने पेश किया। जितना मैंने सोशल मीडिया पे अपने आप को सामने रखा हुआ है, बार बार हर काम अपना लोगों के साथ शेयर करता हूँ और उसके ऊपर वो अपना व्यूज़ भी देते हैं, ट्वीट्स भी करते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं। मीडिया के सामने मैंने अपने आप को बहुत पेश किया है, मीडिया ने भी क्रिटिसिज्म भी किया है, पॉजिटिव भी किया है, कंस्ट्रक्शन भी किया है और बेहतरी भी आई है मीडिया की वजह से। हमारे उसमें महकमे के अंदर कहीं जो काली भेड़ें थी उनको हमने निकाला, पॉइंट आउट हुए, कोई गलत काम हो रहे थे हमारे महकमों को लाइसेंस में, ये वो हमें पॉइंट आउट हुए। तो हमने पूरी मेहनत तो की है, बाकी आवाम और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है जो फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। जी नाज़रीन, ये थी मौजूदा सूरत हाल कोरोना वायरस के हवाले से, मरगला हिल्स पर लगने वाली आग के हवाले से और तलबा का जो एहतजाज था इस हवाले से। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोस और इंटरव्यूज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल News2U और विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.news2u.com.pk।